अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोज़ में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि एप्लीकेशन प्रोसेस और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ें बेसिकली किस तरह वर्कआउट करती हैं स्वीडन के लिए। इस वीडियो में मैंने थोड़ी-सी प्रैक्टिकल चीज़ें एक्सप्लेन करनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, काफ़ी स्टूडेंट ज़्यादातर जो यहाँ पे आ रहे होते हैं, वो थ्रू कंसल्टेंट आ रहे होते हैं, तो उनकी मैं तो ये नहीं कहता कि इसमें उनका कसूर है, लेकिन बेसिकली हर बंदा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है, तो बेटर यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएँ। तो उनकी अपनी रिसर्च बहुत कम होती है और यहाँ पे आके या तो रिग्रेट कर रहे होते हैं या वो बेसिकली इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं चीज़ों को फेस करने के लिए और एंड पे क्या होता है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं और यहाँ पे फिर जब आप कोलैप्स करते हो तो फिर आपके लिए बड़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं क्योंकि स्वीडन में मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं वो विद फैमिली आ रहे होते हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है कि आप विद फैमिली आ रहे हो तो चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप सेपरेट आ रहे होते। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें इन पे फ़ोकस कर दूँ ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर हों कि बेसिकली आपने अपना डिसीज़न किस तरह लेने हैं, आपको मिनिमम फंडिंग वगैरह कितनी चाहिए होगी। तो इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें कवर की हैं बेसिकली कि आपको कितने पैसे चाहिए स्टडी वीज़ा लेने के लिए और दूसरा बेसिकली आपको स्टूडेंट जॉब ड्यूरिंग स्टडी मिल सकती है या नहीं मिल सकती, इसके अलावा अर्निंग और सेविंग आप कर सकते हो एट एट द सेम टाइम क्योंकि कुछ स्टूडेंट पहले सेमेस्टर की फ़ीस पे करने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैं दूसरे सेमेस्टर की फ़ी और अर्निंग मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बेसिकली और इसके अलावा आपके मिनिमम मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे, लैंग्वेज बैरियर आपको है या नहीं है। आफ्टर स्टडी ऑप्शंस क्या हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी हैं कि बेसिकली आपको कुछ सजेशंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो और आप ये ना हो कि ऐसा ना हो कि आप प्रोग्राम और कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट कर जाएँ तो आपके लिए यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलते हैं यहाँ पे स्टडी वीज़ा की। तो बेसिकली प्रोसेस इस तरह से होता है जब आपका नोटिफिकेशन अराउंड अबाउट आई थिंक इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपका नोटिफिकेशन और रिजल्ट आपका आ जाता है कि बेसिकली आपका एडमिशन हो चुका है या नहीं। तो आप क्या करते हो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करके आप यूनिवर्सिटी से लेटर लेते हो। नॉर्मली स्टूडेंट फ़ी पे करके वेट कर रहे होते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी खुद लेटर भेजेगी। तो बेहतर यही है कि अगर आपने फ़ी पे की हुई है, बैंक रिसिप्ट यूनिवर्सिटी को भेज दें तो दे कैन ईज़िली वेरीफ़ाई। उसमें अपनी फुल डिटेल मेंशन करें जैसे यूनिवर्सिटी ने आपको इंस्ट्रक्ट किया होता है। और इसके अलावा अगर आप पॉसिबिलिटी है तो आपकी बिहाफ़ पे अगर कोई यहाँ पे स्वीडन में पे कर दे तो वो सेम डे या नेक्स्ट डे में पहुँच जाती है अमाउंट और पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअली इट्स अ वायर ट्रांसफर सो ये इट कैन टेक 2 to 3 days और इन सम टाइम इफ इट्स अ वीकेंड सो डेफिनिटली इट विल बी ट्रांसफर्ड नेक्स्ट वीक क्योंकि ये वर्किंग डेज़ के ऊपर बेसिकली टोटल प्रोसेस होता है। प्रैक्टिकल फ़ी की अगर बात की जाए तो 45,000 स्वीडिश क्रोने या अंटिल 75,000 स्वीडिश क्रोने ये पर सेमेस्टर की फ़ी आ जाती है। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है स्वीडन की तो इसके बारे में आपको इतना मतलब वरी नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके वीज़ा डिसीजन में। तो ये मैंने बेसिकली इमिग्रेशन वर्कर की वेबसाइट से ये कुछ चीज़ें यहाँ पे अपलोड की हुई है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर आप 6 मंथ के कोर्स पे आ रहे हो जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। अगर आप सेपरेट आ रहे हो तो आपको बेसिकली 51,000 स्वीडिश 408 स्वीडिश क्रोने चाहिए अगर आपके साथ कोई फैमिली मेंबर जैसे आप हस्बैंड के साथ आ रहे हो या हस्बैंड आपके साथ आ रहा है, तो ये बेसिकली अमाउंट ऐड हो जाती है 21,000 सो इन अ टोटल आपको बेसिकली राउंड अबाउट 72 टू 73,000 स्वीडिश क्रोने चाहिए होते हैं। फिर अगर आप लोगों के पास मतलब जितने बच्चे हैं वो पर चाइल्ड आप ऐड करते जाएँ। सेम इज़ द केस ऑफ 12 मंथ्स तो ये बेसिकली 12 मंथ की रिक्वायरमेंट 102,000 स्वीडिश क्रोने है, 42,000
स्पाउस या उसके लिए आ जाते हैं, तो उनको ऐड करते जाएँ और ये टोटल अमाउंट आप पीकेआर में कन्वर्ट करें, आपके पास ईज़िली आ जाती है। 13 मंथ्स यहाँ पे इसलिए सेपरेट लिखा हुआ है, जो 2 साल के प्रोग्राम में आ रहे होते हैं, बेसिकली उन लोगों ने 13 मंथ्स का अप्लाई कराना होता है। तो ये उनकी अमाउंट तकरीबन 1,11,000 और उसके साथ 46,400 हस्बैंड या वाइफ के आ जाते हैं, और उसके बाद पर चाइल्ड आप ये रिक्वायरमेंट ऐड करते जाएँ। ये आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि ये 3 मंथ्स की है, 6 मंथ की है, लेकिन एंडिंग बैलेंस आपका इतना होना चाहिए। बेटर ये है कि अगर आपकी स्टेटमेंट लॉन्ग टाइम की है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं करते। ऑब्जेक्ट वैसे भी नहीं करते अनटिल एंड अनलेस द अमाउंट इज़ जस्टिफाइड। जैसे जस्टिफिकेशन में क्या हो सकती है, आप कोई सेल डीड वगैरह, या फिर आप शो कर सकते हो कि मैंने अपने वालिद से लिए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट लगा दो, या आप अगर फैमिली मेंबर किसी से लिए हुए हैं, तो आप उनका भी मेंशन कर सकते हो। तो ये बेसिकली उनकी जस्टिफिकेशन आ जाती है। तो इस पे इतना बैंक स्टेटमेंट पे इतना फ़ोकस नहीं करते, वो सिर्फ़ अमाउंट पे फ़ोकस करते हैं कि आपकी अमाउंट पड़ी होनी चाहिए बैंक अकाउंट में। इसके एक टिप ये है कि जब आप स्टेटमेंट निकलवा लें, तो कुछ लोग ये करते हैं कि स्टेटमेंट से बेसिकली पैसे निकलवा के स्टेटमेंट निकलवा के वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पैसे निकलवा लेते हैं। तो इन नॉर्मल केसेस में जो मैंने देखा है, आपको या तो ईमेल आ जाती है कि आप लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दें, या फिर आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग लिया जाता है, या फिर आपसे इंटरव्यू जब कॉल करते हैं, तो उसके साथ भी आपको कहा जाता है कि अपनी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट ले आए। तो फिर उसके बाद क्या इशू होता है, चूंकि आप तो पैसे निकलवा चुके हो, तो फिर आपको दोबारा डिपॉजिट करने पड़ते हैं। तो कभी कभी वीज़ा ऑफिसर जो होता है, उसको भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि ये पैसे इसके अपने नहीं है। तो कुछ केसेस में मैंने ये देखा भी हुआ है कि लोगों की फाइल रिजेक्ट हो रही होती हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा केयरफुली रखें। नॉर्मली 1 से 2 महीने में आपको डिसीजन आ जाता है। बेस्ट यही है कि जैसे ही आपको नोटिफ़िकेशन निकले, फ़ी पे करें, और उसके बाद क्या करें, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल कर दें। जितनी अर्ली आप फ़ाइल करोगे, उतना अर्ली आपको डिसीजन आएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट जॉब्स के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप यहाँ पे जब आ रहे होते हो, तो काफ़ी चीज़ों की प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन आपकी होती हैं कि मैं जाऊँगा, मेरी जॉब होगी, मैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह खुद मैनेज करूँगा। तो मैं जो आपको यहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं, क्योंकि जब आप आते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है, 2 से 3 महीने तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें आपका पर्सनल नंबर या आपका क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट और ये चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है, इतनी जल्दी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि आपको जब प्रैक्टिकल आते हो, तो चीज़ें थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट होती हैं, क्योंकि वही मैं उसी बात पे अगर आऊँ, तो फुल इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देता। तो जो आपको जॉब्स अवेलेबल होती हैं, या तो आप किसी रेस्टोरेंट के साथ कैश पे काम कर रहे होते हो, नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है। फूड डिलीवरी अकाउंट किसी और का यूज़ करोगे। क्लीनिंग जॉब्स, यहाँ पे मैंने बहुत से लड़कों को देखा हुआ है, क्लीनिंग जॉब्स कर रहे होते हैं, और जॉब्स आपको बेसिकली कोई और, या आईटी जॉब्स में डिपेंड करता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने अपने वीज़े को कन्वर्ट करना है, तो आपको 30 क्रेडिट्स भी पूरे करने पड़ेंगे, तो आप फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते। ड्राइविंग वगैरह, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, स्नो क्लीनिंग, जो कि सिर्फ़ विंटर में आ जाती हैं। तो ये बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं। अब आ जाते हैं कि आप कितना काम कर सकते हो। आपको कोई पूछता नहीं है यहाँ पे कि आप कितना काम कर सकते हो। लेकिन अगेन, आपको 30 क्रेडिट्स भी पूरे करने पड़ते हैं, तो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर आप अपने स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा या फिर बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करते हो। क्योंकि 30 क्रेडिट्स अगर आपके पूरे नहीं हुए, तो आपको कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी तो कन्फर्म है, वो तो आपने पे करनी ही करनी पड़े। लेकिन अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होते, तो कुछ लोगों की डिसीजन उनके होम कंट्री भेज दिए जाते हैं, तो आपको अपना डिसीजन कलेक्ट करने के लिए होम कंट्री जाना पड़ेगा। तो या फिर अगर आप मतलब ये चीज़ें ज़हन में रखे बैठे हों, जैसे आप खुद ट्रैवल करें, बाद में अपने पार्टनर या बच्चों को यहाँ पे इनवाइट करना है, तो आपको ये जॉब को बेसिकली स्टडी को जॉब वीज़ा में कन्वर्ट कराना मैंडेटरी होता है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ़ोकस करना पड़ेगा अपनी 30 क्रेडिट्स के ऊपर, और साथ में आप जॉब करें, लेकिन उतनी जितनी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिकली स्टूडेंट जॉब्स की एक बेहतरीन यही है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ इंगेज रहें,
तो फूड डिलीवरी वगैरह और उनके आईडीज़ लोगों के पास होते हैं जो कि परसेंटेज वगैरह में आपको शेयर कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो यहाँ पे कोई नहीं देता, ज़ाहिर-सी बात है, उन लोगों ने भी टैक्सेस देने। तो जो ये एस्पेक्ट बेसिकली रिगार्डिंग स्टूडेंट जॉब्स ड्यूरिंग स्टडीज़ की हम अगर बात करें प्रैक्टिकलिटी में, तो उसके बाद चलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि मैं अपनी फीसेस और लिविंग मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि नहीं? उसके बाद इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है आपने पहले सेमेस्टर की फ़ी पे की होती हैं, तो कुछ लोग लोन लेके आ रहे होते हैं, तो वो भी आपने रिटर्न बैक करना होता है अपने रिलेटिव्स को या जिससे भी आपने बेसिकली लिया होता है, तो वो भी बेसिकली आपके माइंड में होता है। तो उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ पे फ़ोकस करते हैं कि आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे। तो अगर मिनिमम साइट पे बात की जाए तो बेसिकली सिटी टू सिटी वेरी करते हैं और आपके ऊपर भी ये टोटल चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर बात की जाए स्टॉकहोम, माल्मो, uppsala की, तो रेंटल कॉस्ट अगर एक रूम की बात की जाए तो 4000 टू 6000 स्वीडिश क्रोने आपको बेसिकली ऑन अ मिनिमम साइड पे करने ही करने पड़ेंगे। सेकंड अगर बात की जाए अदर एक्सपेंसेस जिसमें आपकी यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, तो तकरीबन 2500 स्वीडिश क्रोने टू 4500 ये मिनिमम साइड पे अब डिपेंड करता है आप किस तरह का लाइफ़स्टाइल यहाँ पे आके मतलब एडॉप्ट करते हो। फूड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्योंकि मैं काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुका हूँ यूरोप में, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब यूरोपियन दोस्त जो मेरे कहते हैं कि यहाँ पे रेट स्विस के हैं और अर्निंग पोलैंड की है, तो ये ऑन अ प्रैक्टिकल साइड है, तो ये आपको कोई क्लियर नहीं करेगा, लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल साइड चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। क्लोथ्स वगैरह बेहतर यही है कि जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो मैक्सिमम अपने साथ जैसे विंटर वगैरह के स्वेटर्स, जैकेट्स, शूज़ वगैरह अपने साथ लेके ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है कि ताकि आपको यहाँ पे परचेज़ ना करने पड़े। उसके बाद बात करते हैं डेली फ़ोन यूज़ ट्रैवलिंग, तो फ़ो फ़ोन का मैक्सिमम आपको मतलब अगर यूरो में बात की जाए तो 15 टू 20 यूरो आपका मंथली पैकेज आ जाता है, मतलब 150 टू 200 स्वीडिश क्रोने। और ट्रैवलिंग की बात की जाए तो अगर आपको बेसिकली डेली बेसिस पे ट्रैवल करना पड़ता है यहाँ पे, तो चूँकि आपका स्टेटस स्टूडेंट होता है, अगर नहीं भी होता है तो आप मंथली पास लेके यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि डेली बेसिस से ज़्यादा चीप आपको पड़ जाता है। जैसे अगर हम स्टॉकहोम और uppsala की बात करें तो अगर आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे ट्रैम, बस, ट्रेन का और इवन दो स्टॉकहोम में जो उनके बोट हैं यूएल के, तो उसका अगर मंथली पास की बात करें दोनों का, क्योंकि यहाँ पे आप यूएल और एसएल दोनों का बेसिकली पास ले रहे होते हो, तो तकरीबन ये 1100 स्वीडिश क्रोने का यहाँ बेसिकली आ जाता है। तो ये बेसिकली कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी। तो अगर उसके बाद चलते हैं, ये चीज़ें जब आ गई तो ज़ाहिर-सी बात है आपके माइंड में होगा कि बेसिकली मैं अर्न कितना कर सकता हूँ इन इन 2 चीज़ों को कवर करने के लिए। तो इफ यू डू अ स्टूडेंट जॉब यू कैन मैनेज योर डेली और यू कैन से लिविंग कॉस्ट। तो अगर फ़ीस की बात करें तो आई एम सॉरी बट आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उन चीज़ों को कवर करने के लिए, और सेविंग और ये चीज़ें जाके थोड़े बहुत लेटर स्टेज पे आएँगी जब आपके 30 क्रेडिट आवर्स पूरे होंगे और आप फुल टाइम जॉब की तरफ जाएँगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर की, तो अगर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से देखा जाए तो स्वीडिश लैंग्वेज आपके लिए बैरियर यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि लोग बड़े कंफर्टेबल हैं। जैसे मैं अगर कंपेयर करूँ नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, तो वहाँ पे लैंग्वेज के बगैर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आपको आ जाती है, लेकिन स्वीडन में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी है। लेकिन परमानेंट जॉब की अगर बात की जाए तो अगर आप अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो इट्स बेटर टू लर्न द लैंग्वेज और adopt to the culture where you live. Daily basis पे communication normally people are easy or quite easy to speak English, so it's not a problem. Like if you are living in Sweden and you want to communicate, like even if you go to a simple grocery store, the person over there he would be or she would be fluent in English, so that's not a problem for you. So
लेकिन अगर फिर वही बात है परमानेंट बेसिस पे तो आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आफ्टर स्टडी ऑप्शंस क्या हैं आपके पास। आप जैसे ही 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करें, अपने लिए जॉब ढूँढें, इवन उससे पहले भी ढूँढ सकते हो, लेकिन जो उसके ऊपर प्रोसेस आपका शुरू होगा वर्क परमिट या स्टडी को कन्वर्ट करने के लिए, वो 30 क्रेडिट्स के बाद ही शुरू होगा। लेकिन फिर भी अगर आप स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे आते हैं या उन चीज़ों पे, तो बेटर यही है कि स्टडीज़ को कंप्लीट करें। तो उसमें ये होगा कि आप पोस्ट स्टडी 1 ईयर वीज़ा जो है उसको बेसिकली लेके आप इज़िली जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी हाई रैंक यूनिवर्सिटी है जो कि ओरिएंटेशन वीज़ा नीदरलैंड के ऑप्शन में भी आ जाती हैं। तो आप इन स्टडीज़ की बेस पे वहाँ पे ही मूव मूव कर सकते हो। जर्मनी का जॉब सर्च वीज़ा या फिर पीएचडी या फिर अपने बिज़नेस साइट पे स्वीडन में मूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें थी। अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैं कुछ सजेशंस दूँगा। तो बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हो तो अपनी जगह अपनी वाइफ़ का स्टडी वीज़ा प्रोसेस करें। इससे आपको क्या होगा कि आपको फुल टाइम यहाँ पे जॉब के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब स्टडी वो कर रही है ना, आप तो नहीं कर रहे हो, तो आप फुल टाइम जॉब करके लिविंग और फीसेस दोनों मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे जब आएँ तो ये चीज़ ज़हन में रखें, क्या एक सेमेस्टर की फ़ी तो आप पाकिस्तान से दे के आए हो, लेकिन दूसरे सेमेस्टर की फ़ी अपने लिए अरेंज्ड रखें, तो ये आपको काफ़ी आसानी पैदा करेगी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अब 2 से 3 महीने में हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। तो कई दफ़ा ये होता है कि लड़के यहाँ पे प्रॉपर रिसर्च करके नहीं आते, तो वो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर आप फ़ी पे नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी कैन डायरेक्टली रिपोर्ट यू टू ज़कात वरकत और माइग्रेशन वरकत, और उसके बाद आपको यहाँ से नोटिस आ जाएगा कि भई आप फ़ी पे करो या हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रख के आनी है। तो बेटर यही है कि दूसरे सेमेस्टर की फ़ी अपने पास रख लें, बाकी यहाँ पे आप अपने लिए एफ़र्ट्स करें, तो कुछ न कुछ फ़ी वग़ैरह और अर्निंग आप मैनेज कर जाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे मस्ट है, पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी सूबे का है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पे 1 ईयर के लिए आपको वैलिड है। तो आप आके यहाँ पे जॉब कर सकते हो गाड़ी की, क्योंकि विंटर में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा विदाउट गाड़ी व्हीकल। उसके बाद करें मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब लाइक क्लीनिंग एंड दैट स्टफ, सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद अगर और जॉब्स की बात करें तो आप विलिंग होने चाहिए, आपका नखरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है उनके नखरे बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है, ना तो आपके अपने बाप का मुल्क है, ना आपके लिए इतनी आसानी है। तो आपको इस चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको स्टार्ट में एफ़र्ट्स करनी पड़ेगी। उसके बाद अकोमोडेशन, कई स्टूडेंट को यहाँ पे इश्यूज़ आते हैं, तो उनको ये चीज़ें गाइड नहीं की जाती हैं कि आपने अकोमोडेशन क्या करनी है। बेहतरीन यही है, यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले लें, अगर आप फ़ी पेइंग है तो आपको गारंटीड अकोमोडेशन होती है। तो वो गारंटीड अकोमोडेशन ऑप्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आके अगर आपको कहीं बाहर मिलती है 3 महीने का नोटिस देकर, या उस अकोमोडेशन को आप ईज़िली रेंट आउट कर सकते हो, तो वो आपके लिए इश्यू नहीं होता है। आपका जैसी कोशिश करें कि अपने रेज़िडेंस कार्ड या आरपी को 1st ऑफ अगस्त या उससे पहले का इश्यू डेट दें। आपको आसानी ये हो जाएगी कि अगर आप जल्दी आएँगे, आपको पर्सनल नंबर जल्दी इश्यू हो जाएगा, क्योंकि उस वक़्त रश नहीं होता है, तो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। अब अगर आप ट्रैवल करते हो सितंबर या नवंबर में, तो उसके बाद आपको यहाँ पे भी काफ़ी रश मिलेगा, और आपको जाके पर्सनल नंबर दिसंबर और जनवरी में मिलेगा। 2 साल के कोर्स को चूज़ करें, 1 साल 6 महीने इसको इसके चक्करों से निकल जाएँ। क्योंकि आपके लिए पर्सनल नंबर अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे, ना आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, ना आपको कहीं प्रॉपर जॉब मिलेगी, ना इवन तो आप जाके ड्राइविंग लाइसेंस और ये चीज़ें तक कर सकते हो। क्योंकि पर्सनल नंबर ही यहाँ पे सब कुछ है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो गई होंगी और आपको हेल्प आउट करेंगी डिसीजन में। अगर आपको फिर भी कोई इशू है, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट मी थ्रू माय ईमेल आईडी, व्हाट्सएप एंड फेसबुक एज़ वेल। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊँगा, वीज़ा प्रोसेस, नोटिफ़िकेशन, एडमिशन प्रोसेस और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे रैंकिंग वगैरह, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपने सेलेक्ट करना है और कौन से प्रोग्राम्स को चूज़ करना है अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, और ऑप्शंस के लिए, तो ताकि आपको बाकी वीडियोस आती रहें। मैं स्वीडन के अलावा बेल्जियम और बाकी कंट्रीज़ पे भी फ़ोकस करूँगा, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे।
अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।